हाथ खड़े करो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्ट्रिन? हाँ कानोडिया बता। So beyond the powers. वापस बोल बेटा। आयुषी, डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है? Established principle of law which need not be challenged now। जिस तरीके से जिस तरीके से established principle of science है that sun rises in the east, उसी तरीके से established principle of law है, उसको चैलेंज करने की अब जरूरत नहीं है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स means beyond the powers। अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड दी पावर्स ऑफ पावर्स। किसकी पावर्स के? हम क्या एक्ट पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो बियॉन्ड दी पावर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स एक्ट मीन्स ऐसा एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। एक कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, ये पावर उसको कहां से मिलती है सर? ये पावर उसको मिलती है सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। और ज्यादा स्पेसिफिक हूं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज से ये पावर मिलती है कि ये क्या क्या काम कर सकती है। सीमेंट ट्रेडिंग कर सकती है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, वेजिटेबल ट्रेडिंग कर सकती है। ठीक है सर। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज से कंपनी को पावर मिलती है कि वो क्या क्या काम कर सकती है। सो इफ इट इज doing some act which is beyond its powers, then it's an ultra vires act। It's an ultra vires act, an act which is beyond its powers, and it is null and void into the eyes of law। इस ऐसे एग्रीमेंट के लिए जो कि अपनी ताकत के बाहर जाके उस कंपनी ने बना लिया है, वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है, यानी कि वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, कैसे सर? एक कंपनी थी XYZ सीमेंट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी ने क्या किया? सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है और यही इस कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है। ठीक है सर। अब इस कंपनी ने क्या किया? वन फाइन डे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास किया। सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास किया कि अब से हम फिश फिशिंग और फिश ट्रेडिंग में भी काम करेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज न किया बेटा। ठीक है, उसके लिए क्या लगता है सर? शेयर होल्डर्स और मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं सर, एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मिनिमम 50% लोग हाँ बोलते हैं, जिनके पास में वोटिंग पावर है, तो वो पास हो जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में वही चीज मिनिमम वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसके लिए कम से कम 75% लोग हाँ भरते हैं, तब जाके वो चीज होती है। तो यदि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को आपको अमेंड करना है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए कैसा रेजोल्यूशन लगेगा बाबा? इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा बाबा। ठीक है, तो आपने केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास कर दिया और मेंबर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, जो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहीं भी देख लो, वहां दोनों जगह ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है। वो तो बुला ही नहीं, बस बोर्ड ने खुद ने डिसाइड कर लिया आपसे फिश ट्रेडिंग में भी हम काम करेंगे। तो ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है सर, क्योंकि सही तरीका तो ये होता है, वो भी काम करने से पहले होता है। काम करने के बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और बाद में गलती को सुधारा तो वो गलत है। काम करने से पहले ही सही तरीके से करना होता है। ठीक है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास करके फिश ट्रेडिंग करने निकल पड़े। मिस्टर एक्स आए, मिस्टर एक्स ने कहा अच्छा आपको फिश ट्रेडिंग करनी है, ये लो 35 लाख रुपीस की फिश मैंने आपको दे दी, जाओ बेचो, मेरे को मेरा पैसा दो। ठीक है, अब क्या हुआ? बाद में ये कंपनी नट गई कि यार ये तो हमारी पावर्स में है ही नहीं, क्योंकि हमारा एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलता है हम तो सीमेंट ट्रेडिंग के लिए, इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो अब
ये गया कोर्ट में कि भैया तुमने 35 लाख रुपए की फिश ले ली है मेरे से, पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना। तो कंपनी जो है उसके फेवर में डिसीजन आया। सोचो, सरप्राइज वाली बात है, कंपनी के फेवर में डिसीजन आया बेटा। क्या डिसीजन आया कि सर देखो, मिस्टर एक्स जो कंपनी के बाहरी आदमी है, उनको कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एमओए एओए को पढ़ के आना चाहिए था। उनको कंपनी के ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पढ़ के आना चाहिए था। इसके साथ में नॉलेज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए था कि ये कंपनी कैसे काम कर सकती है। इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट कंपनी के साथ में बना लिया जो कंपनी की पावर में था ही नहीं। अल्ट्रा वायर्स एक्ट था, बियॉन्ड दी पावर्स था। तो ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हो गया। और वॉइड एग्रीमेंट को कभी भी जाके कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट होता है। तो इसलिए कंपनी के फेवर में डिसीजन आया, ना पैसे चुकाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के जाना चाहिए था। तो सर 3 चीजें एक साथ पढ़ी हमने। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी बातें हैं वो कंपनी की पावर्स होती हैं। कंपनी उनके बाहर जाकर यदि कोई एग्रीमेंट बना लेती है तो वो अल्ट्रा वायर्स एग्रीमेंट है, इसलिए वो वॉइड एग्रीमेंट है। अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, इसलिए वो वॉइड एग्रीमेंट है, इसलिए उसे कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, पैसे नहीं मांगे जा सकते। अब कुछ बचा नहीं है। तीसरी बात कि सर मिस्टर एक्स यदि उस कंपनी से फिशिंग करने के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो जो भी कंपनी का बाहरी आदमी है जो उस कंपनी से डील करने के लिए जा रहा है, उसको कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज है। हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, हम ऐसा पहले से मान लेंगे। उनकी जिम्मेदारी थी ये पढ़ के जाना, उनकी जिम्मेदारी थी यह पढ़ के जाना। ठीक है, नहीं गए तो भुगतो। सर इस एंगल को क्या बोलते हैं कि बाहरी आदमी को पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए? इसको कौन सी डॉक्ट्रिन बोलते हैं? मैंने बताया हुआ है आपको, जल्दी बताइए। हाँ भाई राठी बोल। So, doctrine of constructive notice now. Yes, absolutely right, very good. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? डॉक्ट्राइन मींस एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है रे कि सर कंपनी के बाहरी आदमी को ये नॉलेज होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि सर कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में फ्रीली मतलब ओपनली अवेलेबल है। थोड़ी सी फीस देके आप उनका एक्सेस ले सकते हो आरओसी या एमसीए की वेबसाइट से। ठीक है सर। तो सर जब पब्लिक डोमेन में है तो आप किसी कंपनी के साथ में कोई एग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो कंपनी कैसा काम कर सकती है। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आपको नोटिस होना चाहिए, हम ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, हम ये पहले से मान लेंगे कि आपको नोटिस है वो कंपनी कैसा काम कर सकती है, और आपकी जिम्मेवारी है ये पढ़ के जाना। नहीं भी पढ़ा तो भी हम मान लेंगे कि आपको जानकारी है, हम ये मान के चलेंगे। फिर भी बावजूद उसके आप ऐसा गलत एग्रीमेंट बना रहे हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, गलती आपकी ही है। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स काम किया है, बियॉन्ड दी पावर्स काम किया है, तो फिर सर बियॉन्ड दी पावर्स है, पावर्स के बाहर जाके काम किया है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है सर। इसके 2-4 एग्जांपल्स देखते हैं अब अपन ऐसी अल्ट्रा वायर्स सिचुएशन के। ठीक है सर। पहला एग्जांपल तो अभी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है। यस सर। और कंपनी जो है ये इसके साथ में मिस्टर एक्स कैसी ट्रेडिंग करने के लिए एग्रीमेंट बना लिया? सर फिश ट्रेडिंग के लिए। तो ये पूरा तरीके से अल्ट्रा वायर्स एक्ट है और ये वॉइड एग्रीमेंट है। और मिस्टर एक्स को चूंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस था कि कंपनी क्या काम कर सकती है, इसलिए अब ये कंपनी से कुछ भी नहीं वसूल सकते हैं मिस्टर एक्स। ठीक है सर। दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं वसूल सकते हैं। ये जब
क्या क्या और कर सकते हैं, रेमेडीज क्या क्या है ये देखो सर। अभी दूसरा एग्जांपल, कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है। मिस्टर एक्स ने, देखो कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है, परफेक्ट। कंपनी उसके लिए साथ में लिखा ऑब्जेक्ट क्लॉज में सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है। मिस्टर एक्स ने इस कंपनी को सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए 3 करोड़ रुपए का लोन दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अल्ट्रा वायर्स है या नहीं है, बताओ। ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है या नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं है सर। अल्ट्रा वायर्स नहीं है, बिल्कुल सही है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इंट्रा वायर्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स मींस विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो अल्ट्रा वायर्स नहीं हुआ तो क्या हुआ सर, इंट्रा वायर्स। दोनों टर्म समझ में आ गई, अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स, बोलो यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, तीसरी सिचुएशन देखो। कंपनी बनी है सीमेंट ट्रेडिंग के लिए, कंपनी को 5 करोड़ रुपए तक का लोन लेना अलाउड किया गया है। कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 5 करोड़ रुपए तक का लोन लेना अलाउ किया गया है। मिस्टर एक्स ने 7 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। अब क्या होगा, वसूल पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो गया या नहीं हुआ, बताइए। हुआ सर। ऊपर 3 करोड़ था 5 करोड़ की लिमिट में, तो इंट्रा वायर्स था। यहाँ 5 करोड़ की लोन लिमिट है, लोन दे दिया 7 करोड़ रुपए। तो अब बताइए वसूल पाएंगे या नहीं पाएंगे। अरे बिंदास जवाब दो, सही गलत की चिंता मत करो आप लोग। सर कंपनसेट कर पाएंगे। तू तो कह रहा था ना अल्ट्रा वायर्स एक्ट है। बोलो। नहीं कर सकता है ना। नहीं कर सकते, 7 करोड़। आयुषी तेरा क्या कहना है, 5 करोड़ की लिमिट है और लोन दे दिया 7 करोड़ का, तो वसूल पाएंगे या नहीं पाएंगे। नहीं सर। नहीं वसूल पाएंगे। निनाद कदम, थोड़े से दिमाग के कदम चला और बता, मेरे को एक नया आंसर चाहिए, हाँ और ना से नया आंसर चाहिए मेरे को। हिंट दे रहा हूं तेरे को। अरे निनाद कदम, पलक राठी ने तो ना ही बोल दिया, जीत पटेल तूने भी ना बोल दिया, अमीश नायर बोलना, कुछ नया चीज दिमाग में आता है क्या। सर नहीं नहीं सर। चलो आंसर देखो इसका। सर 5 करोड़ का लिमिट है तो 7 करोड़। एग्जैक्टली सर, 5 करोड़ रुपए तक का तो ये वसूल पाएंगे, बाकी का 2 करोड़ जो है वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। भैया 5 करोड़ तक तो अलाउड था ना, तो चल वो तो ला। समझ में आया, समझ में आया सबको, यस सर। है ना। तो 5 करोड़ तक का तो अल्ट्रा वायर्स नहीं है, उतना तो बिल्कुल इंट्रा वायर्स है, विद इन दी पावर्स है। 2 करोड़ का जो अल्ट्रा वायर्स है वो नहीं वसूल पाएंगे। परफेक्ट, ठीक है। एक और सिचुएशन, ये पहली 3 सिचुएशन समझ में आ गई ना, पूरा का पूरा अल्ट्रा वायर्स, सर इंट्रा वायर्स, सर अल्ट्रा वायर्स, लेकिन थोड़ी लिमिट जितनी मेमोरेंडम में बताई गई है उतना तो अल्ट्रा वायर्स नहीं है, उतना तो इंट्रा वायर्स है, उतना तो वसूल पाओगे। सर चौथी सिचुएशन, सर कंपनी है, मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने ऐसे काम के लिए कंपनी को लोन दे दिया जो कि अल्ट्रा वायर्स था, ठीक है सर। अब ये पैसा अभी तक कंपनी के हाथ में ही है, ये पैसा अभी तक कंपनी के कब्जे में ही है, अल्ट्रा वायर्स है। तो सर अब मिस्टर एक्स के पास में वापस पाने का इलाज तो कुछ नहीं है, वापस पाने का इलाज तो कुछ नहीं है, लेकिन
ये पैसा अभी तक कंपनी ने खर्चा नहीं है, तो वो कैसा केस लगा सकते हैं इस पे? सर, सूट फॉर इंजंक्शन। सूट यानी केस होता है, इंजंक्शन का मतलब होता है टू स्टॉप समबडी, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। आप किसी को कोई काम करने से रोकना चाह रहे हो ना, तो आप उस पर इंजंक्शन का सूट लगाओगे। जैसे ये एक पड़ोसी है, ये दो पड़ोसी हैं, ठीक है। ये पहला पड़ोसी क्या है, गलत तरीके से अपनी बिल्डिंग इतनी ऊपर उठा रहा है कि दूसरे वाले का लाइट पानी रुक जावे, ठीक है, हवा पानी रुक जावे। तो दूसरा वाला पहले वाले पे कैसा सूट लगाएगा कि सर एक तो ये गलत कर रहा है, दूसरा इंजंक्शन के लिए सूट लगाएगा टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये जो करना चाह रहे हैं ना, इसको स्टॉप करना है, इसको इमीडिएट पर्पज से रोकना है, तो सूट फॉर इंजंक्शन। तो मिस्टर एक्स कंपनी पे कैसा सूट लगाएंगे? एक सूट फॉर इंजंक्शन लगाएंगे। पैसा तूने अभी तक कहीं बाहर नहीं दिया है, तो इस पैसे को कहीं बाहर नहीं देना, कैसे ना कैसे करके भविष्य में मैं तेरे से वसूलने की कोशिश करूं, इस पैसे को तू बाहर मत देना। तो इस पैसे, टू स्टॉप दिस कंपनी फ्रॉम एलियनेटिंग विद दिस मनी। एलियनेट मतलब, एलियन मतलब बाहर का, तो एलियनेटिंग मतलब बाहर नहीं ले जाना कंपनी से, नहीं, पैसा तेरे पास में है ना, अंदर ही रख, अच्छा हुआ नहीं खर्च किया, ठीक है। पांचवी सिचुएशन, सूट फॉर इंजंक्शन के अलावा पांचवी सिचुएशन, अभी तक मान लो इस कंपनी ने एक लोन लिया हुआ था एक बैंक से, कितने करोड़ रुपए का? सर 3 करोड़ रुपए का, ठीक है सर। मिस्टर एक्स ने कोई अल्ट्रा वायर्स डील कर ली कंपनी के साथ में, जिसमें इन्होंने कंपनी को 3 करोड़ रुपए पकड़ाए थे, ठीक है सर, या 4 करोड़ रुपए पकड़ाए थे, जो भी मान लो। कंपनी ने क्या किया, इस अल्ट्रा वायर्स डील से जो पैसे मिले थे उससे अपना लीगल लोन, बिल्कुल सही तरीके से जो लोन था वो चुकता कर दिया 3 करोड़ रुपए का। बैंक ने लोन लेने से पहले क्या किया था, इनसे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह गिरवी रखवाई थी, प्लेज करवाई थी, मॉर्गेज करवाई थी, सॉरी मॉर्गेज, ठीक है। यानी कि देखो, दो सिचुएशन पैरेलल चल रही है, एक तो कंपनी और बैंक की, कंपनी और बैंक की, एक कंपनी की और मिस्टर एक्स की। तो कंपनी और बैंक ने जब लोन की कार्रवाई की, तो बैंक, कंपनी ने अपनी बिल्डिंग्स क्या है, बैंक के पास में मॉर्गेज रख दी, बैंक ने 3 करोड़ रुपए का लोन दिया। इधर कंपनी को मिस्टर एक्स से 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का अल्ट्रा वायर्स रुपया मिला, जो मिस्टर एक्स वापस तो नहीं वसूल पाएंगे क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट के तहत मिला है, ठीक है सर। तो अब लेकिन सर कंपनी ने इस पैसे से क्या किया, इसमें से 3 करोड़ रुपए काम ले लिया, बैंक को अपना लॉफुल लोन चुकाने के लिए, लीगल तरीके से बिल्कुल सही था वो लोन चुकाने के लिए काम ले लिया। तो अब मिस्टर एक्स के पास में एक रेमेडी और है कि यदि कंपनी ने मिस्टर एक्स से अल्ट्रा वायर्स काम के थ्रू मिला हुआ पैसा कोई लीगल लोन चुकाने के काम में ले लिया है, सो मिस्टर एक्स would now step into the shoes of the creditor. Mr. X would now step into the shoes of creditor. क्रेडिटर के पास में क्या रेमेडी थी? क्रेडिटर के पास में रेमेडी थी कि यदि कंपनी पैसा नहीं चुकाती तो ये जो बिल्डिंग मॉर्गेज की हुई है ये बेच के वो अपना पैसा वसूल सकता था। अब मिस्टर एक्स हैज स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, यानी कि मिस्टर एक्स को वो राइट मिल जाएंगे कि इनके अल्ट्रा वायर्स पैसे से कंपनी ने यदि कोई अपना लॉफुल डेट चुका दिया है तो मिस्टर एक्स वुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, इनको राइट मिल जाएगा बिल्डिंग मॉर्गेज हुई पे कि बेटा पैसा मेरा भी दे दे, नहीं तो तेरी बिल्डिंग मॉर्गेज अब मेरे अधिकार में है। ये पांचवी सिचुएशन समझ में आई, कैसे पैसा वसूल सकते हैं, आया ना? बोलो। यस सर। ये बातें ध्यान रखना। तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स केवल अकेले नहीं पढ़नी है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से ही काम कर सकते हैं, इसके बाहर जाके काम किया, अंदर रह के काम किया तो वो इंट्रा वायर्स एक्ट है,
बाहर जाके काम किया तो वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, दैट एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। अल्ट्रा वायर्स एक्ट है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है तो इट इज नॉट एनफोर्सेबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, एनफोर्सेबल नहीं है, तो फिर मिस्टर एक्स अपना पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। हाँ, रेमेडी क्या क्या है मिस्टर एक्स के पास में कि सर जितना एमओए में था या तो उतना पैसा ले लें, या फिर कंपनी उस पैसे को अभी तक एलियनेट नहीं किया है तो सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर दें, या फिर कंपनी ने उससे अपना कोई लॉफुल डेट चुका लिया है देन ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। और एक बात कि सर कंपनी तो रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती उस पैसे को चुकाने को, लेकिन सर कंपनी के डायरेक्टर्स को जरूर रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। ये आप आगे जाके जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तब वो भी जब उनकी इच्छा हो। ये थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना, थोड़ा सा टफ पॉइंट है, हालांकि इस पे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आने वाले, लेकिन सर कंपनी के डायरेक्टर्स को भी एक हद तक रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, क्योंकि सर उनको भी तो ध्यान था कि अल्ट्रा वायर्स काम हो रहा है, बट बाहर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी है कि तेरे को कंपनी के एमओए एओए पढ़ के आना चाहिए था। ठीक है, तो ये इस फ्लो में बातें हुईंगी जो अपन ने पढ़ी है। आपको रिज्वाइन कराता हूं क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। क्विकली रिज्वाइन एवरीवन इन अ मिनट। बहुत अच्छा सेशन गया है ये, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला है। आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं नवंबर अटेम्प्ट में और मई अटेम्प्ट में।